नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल KSP पे। देखिए दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें आज का जो अपना अध्याय है ये कक्षा 6 का लास्ट अध्याय है और इसका नाम है वायु, मृद, जल एवं मृदा। इससे पहले अपने कक्षा 6, 7, 8 की बायो और केमिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। आज कक्षा 6 की अपनी फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कक्षा 6 अपनी कंप्लीट हो जाएगी। सारे के सारे टॉपिक मैंने आपको राजस्थान बोर्ड की जो 2018-19 वाली बुक है उनसे करवाई हैं, क्योंकि जो अभी आगामी भर्तियां हैं उनमें गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि उन्हीं से पेपर बनाए जाएंगे। तो न केवल ये आपके राजस्थान की भर्ती के लिए, बाकी सभी भर्तियों में जिनमें साइंस के ये टॉपिक लगते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी के निशान को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखिए दोस्तों, आज के अध्याय में अपने पढ़ेंगे वायु एवं वायु के घटक, वायु के उपयोग, जल, जल चक्र, जल संग्रहण, मृदा, मृदा के प्रकार और वर्मी कंपोस्ट। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं वायु एवं वायु के घटक। देखिए, आपने प्राय पेड़ पौधों की पत्तियों और टहनियों को हिलते हुए, कागज़ के टुकड़े, सूखे तिनके और घरों में सूखते हुए कपड़ों को इधर उधर उड़ते हुए देखा होगा। पत्तियों और टहनियों को कौन हिलाता है, तिनके और कागज़ को कौन उड़ाता है, ये सभी क्रियाएं वायु के कारण होती है। वायु क्या है, आओ जानकारी करें। सबसे पहले देखिए दोस्तों कि वायु का अर्थ देखते हैं अपने कि वायु अर्थात हवा गैसों का मिश्रण है। वायु रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होती है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक आवरण होता है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायु के घटक, वायु में एक से अधिक पदार्थ हैं जिन्हें अवयव या घटक कहते हैं। वायु के घटक कौन कौन से हैं, आओ जानकारी करें। तो सबसे पहले देखते हैं जल वाष्प। जब वातावरण की वायु किसी ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उसमें उपस्थित जल वाष्प संघनित होकर ठंडी सतह पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि वायु में जल वाष्प उपस्थित होती है। दूसरा है अपने ऑक्सीजन। इसके लिए एक गतिविधि है दोस्तों, एक पात्र लेकर उसे 1/4 जल से भर दीजिए। पात्र के बीच में जलती हुई मोमबत्ती लगाकर उसे एक कांच की गिलास से चित्रानुसार ढक दीजिए। गिलास में पानी के स्तर को तत्काल अंकित कीजिए। अंकित की देने के बाद देखिए, कुछ समय पश्चात मोमबत्ती व गिलास में जल के स्तर का अवलोकन कीजिए। मोमबत्ती बुझ जाती है एवं गिलास में जल का स्तर बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस जलने में सहायक है। गिलास की ऑक्सीजन गैस का उपयोग मोमबत्ती के जलने में होता है। गिलास की समस्त ऑक्सीजन गैस का मोमबत्ती के जलने में उपयोग हो जाने के पश्चात मोमबत्ती बुझ जाती है तथा ऑक्सीजन गैस का रिक्त स्थान जल द्वारा ग्रहण कर लिए जाने से पात्र में जल का स्तर बढ़ जाता है। अतः वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है, जो वायु की कुल मात्रा का लगभग 71% है। तीसरा है अपने घटक, इसका या अवयव कहेंगे अपने नाइट्रोजन। उपयुक्त प्रयोग में मोमबत्ती का बुझना यह दर्शाता है कि गिलास में वायु का एक बड़ा घटक है जो जलने में सहायक नहीं होता है। यह घटक नाइट्रोजन है। वायु की कुल मात्रा का लगभग 78% नाइट्रोजन है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। पादप एवं जंतु श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ते हैं। इसी प्रकार कई वस्तुएं जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु का एक घटक है। वायु की कुल मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% में उपस्थित होती है। ये डायग्राम है दोस्तों, इसको अच्छे से आप अपने माइंड में सेट कीजिएगा और अपने नोट्सों में नोट कीजिएगा। इससे आप सारा समझ जाओगे कि नाइट्रोजन है ये वायुमंडल में 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें देखें तो ये टोटल 1% होती है, जिनमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पाँचवा है अपने धूल तथा धुआं। ईंधन एवं पदार्थों का दहन करने से धुआं उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस एवं सूक्ष्म कण होते हैं। जब आप आंधी में चलते हैं तो आपके चेहरे पर छोटे छोटे धूल के कण टकराते हैं।
अतः वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं। वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा अन्य गैसें कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आदि होती है। इन गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। ये अनुपात के लिए एक टेबल है दोस्तों, अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए कि वायुमंडल में उपलब्ध वायु के घटक हैं। नाइट्रोजन है दोस्तों 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें 0.97%। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन व अन्य गैसों का अनुपात निश्चित होता है, जिसे वायु के घटक कहते हैं। उक्त चित्र 17.2 से स्पष्ट है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होती है। वायु स्थान गिरती है, उसमें भार होता है तथा दाब डालती है। वायु स्थान गिरती है, इसके लिए गतिविधि है दोस्तों। कांच का एक गिलास लीजिए, यह गिलास पूर्ण रूप से खाली है। क्या यह पूर्ण रूप से खाली है या इसमें कुछ है? आओ जानकारी करें। कांच के एक खाली गिलास को पानी से भरे पात्र में उल्टा कीजिए। गिलास को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या पानी गिलास के अंदर प्रवेश करता है? अब गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, क्या अब गिलास पानी में प्रवेश करता, क्या अब पानी गिलास में प्रवेश करता है? क्या आपको गिलास में कुछ बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं? अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि गिलास के अंदर क्या है। गिलास में वायु उपस्थित थी, जिसके कारण बुलबुले बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और वायु के निकलने से गिलास में खाली हुए भाग में पानी भर जाता है, अतः वायु स्थान गिरती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैसें कैसे प्रतिस्थापित होती है, इसके लिए चर्चा करते हैं। पहला देखिए कि जंतु व पौधे श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में बाहर छोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, उक्त दोनों क्रियाओं के साथ साथ चलने से वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस व कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा का अनुपात निश्चित रहता है, अतः पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। वायु के उपयोग में देखिए, वायु वस्तुओं के जलाने में सहायक है। वायु जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों में श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक है। वायु नावों को चलाने, पैराशूट, ग्लाइडर तथा हवाई जहाज को उड़ाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ आदि वायु के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु फूलों के परागण में सहायक है। यह बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायक है। वायु बादल बनाने में तथा बादलों की गति के लिए आवश्यक है। वायु की सहायता से पवन चक्की चलती है, जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब देखिए पवन चक्की। पवन चक्की एक विशाल विद्युत पंखे के समान होती है, जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। ये चित्र में दर्शा रखी है दोस्तों, यही पवन चक्की है। वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, जो पवन चक्की की पंखुड़ियों को घुमाने में सहायक होती है। पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने तथा विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। एकल पवन चक्की बहुत कम विद्युत उत्पन्न करती है, अतः किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगाई जाती है। इसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़ जिलों में पवन चक्की का उपयोग होता है। ये आप अच्छे से नोट कीजिएगा कहाँ कहाँ पे पवन चक्की का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, जल। हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल है, परंतु क्या सभी जल स्रोत से प्राप्त जल हमारे लिए पीने योग्य है? क्या हम समुद्र के खारे जल को पी सकते हैं? आपके मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि कभी पृथ्वी पर जल खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे? आइए जल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, हम कितने जल का उपयोग करते हैं, इसके लिए गतिविधि है दोस्तों। आप उन सभी दैनिक कार्यों की सूची बनाइए जिनमें जल का उपयोग होता है। आप परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए कि खाना बनाने, कपड़े धोने, सफाई करने, पेड़ पौधों को जल पिलाने,
पीने तथा अन्य कार्यों में जल की कितनी मात्रा का उपयोग होता है। अब आप पता लगाइए कि आपके परिवार में प्रतिदिन कितने जल का उपभोग होता है। आपके परिवार के सदस्यों की संख्या का कुल उपभोग जल में भाग देकर गणना कीजिए कि प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रतिदिन कितने जल का उपभोग होता है। आपके गांव या शहर में कितने लोग रहते हैं और आपके गांव या शहर के लिए वर्ष में कितने जल की आवश्यकता होती है, पता लगाइए। अब देखिए जल के स्रोत। प्रकृति में जल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप अपने आसपास जल के स्रोत का अवलोकन कीजिए। घरों में जल प्राप्त करने के भिन्न भिन्न तरीके हो सकते हैं, जबकि इन सभी का स्रोत समुद्र, नदी, झील, हैंडपंप, कुआं, बावड़ी या टांका आदि है। यह जल पीने योग्य है या नहीं, आओ पता लगाएं। समुद्र व महासागर का जल नमक के कारण खारा होता है, परंतु यह जल पीने योग्य नहीं है। अन्य स्रोत जैसे बावड़ी, झील, नदी, झरनों, ट्यूबवेल यानी हैंडपंप से प्राप्त जल पीने योग्य है, परंतु इसकी मात्रा पृथ्वी पर बहुत कम है। अतः हमें जल का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए। जल के अवयव देखिए दोस्तों। जल का सूत्र H2O है। यह हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बनता है। जल के भौतिक व रासायनिक गुण देखिए दोस्तों। ये चित्र में दर्शा रखा है। जल, एक गिलास में जल ले रखा है और उसके ऊपर बर्फ़ के कुछ टुकड़े हैं। जल की सतह पर बर्फ़ का तैरना है, ये भी साथ साथ में गतिविधि के द्वारा दर्शा रखा है। तो आप देखिए पहले कि शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं पारदर्शक होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जल ठंडा होने पर बर्फ में परिवर्तित होता है, तो बर्फ का घनत्व कम हो जाता है। आओ प्रयोग करें। ये चित्र वाली गतिविधि है दोस्तों। देखिएगा, कांच का एक गिलास लीजिए, उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालिए, गिलास को लगभग जल से आधा भरिए। आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि बर्फ़ का घनत्व कम होने के कारण टुकड़े जो है ये जल के ऊपर तैरते हैं। नेक्स्ट देखिए विलायक के रूप में इसके उपयोग देखिए। विलायक के रूप में गर्मी में आपके घर मेहमान आते हैं तो आपकी माताजी शरबत बनाती है। शरबत कैसे बनता है, आओ जानकारी करें। कांच के एक गिलास में जल लीजिए तथा 1 चम्मच शक्कर व नींबू का रस मिलाकर हिलाइए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शक्कर के सभी कण जल में मिल जाते हैं, अतः शक्कर जल में पूर्णतः विलय है। इसी प्रकार जल में ऑक्सीजन भी घुलनशील है, जिससे जलीय जीव जंतु श्वसन क्रिया करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल के उपयोग देखिए दोस्तों। जल का उपयोग हमारे दैनिक कार्यों जैसे खाना बनाना, नहाना, सफाई करना तथा पीने के लिए किया जाता है। जल का उपयोग एक सार्वत्रिक विलायक के रूप में किया जाता है। जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। जल हमारे शरीर में पाचन कार्य करने में मदद करता है। जल का उपयोग कल कारखानों एवं उद्योगों में किया जाता है। जल का उपयोग पेड़ पौधों, सब्जियों व फसल उगाने में किया जाता है। अब पढ़ते हैं अपने जल चक्र। जल स्रोत से जल वाष्पीकरण द्वारा वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। जल वाष्प के संघनन से बादल बनते हैं तथा वर्षण द्वारा जल वाष्प वर्षा के रूप में पुनः जल स्रोतों में आता है। इस चक्र को जल चक्र कहते हैं दोस्तों। ये जल चक्र का चित्र दर्शा रखा है। अब पढ़ते हैं अपने प्राकृतिक आपदाएं। इसके लिए गतिविधि है, आपको पत्र पत्रिकाओं, समाचार पत्रों एवं दूरदर्शन के माध्यम से जानकारी होगी कि कुछ स्थानों पर अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है तथा कुछ स्थानों पर कम वर्षा के कारण अकाल की स्थिति हो जाती है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ या अकाल की स्थिति हो जाती है तो आप क्या सहयोग करेंगे? शिक्षक एवं विद्यार्थियों से चर्चा कीजिए एवं राहत कार्य में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। राज्य सरकार द्वारा भी कई राहत कार्य योजनाएं चलाई जाती है। इन योजनाओं की जानकारी के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए या रहना चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं का निराकरण करने के लिए जल का संग्रहण करना अत्यावश्यक है। जल संग्रहण किसे कहते हैं, आओ जानकारी करें। जल संग्रहण देखिए, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कुछ भाग पौधों, जंतुओं तथा मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होता है। जल का अधिकांश भाग समुद्री जल के रूप में होता है।
जिसका सीधा उपयोग करना संभव नहीं है। वर्षा की कमी से भौम यानी भूमि जल का स्तर अत्यधिक नीचे चला जाता है। जनसंख्या वृद्धि, वर्षा का असंतुलन, उद्योगों में अत्यधिक जल का उपयोग, जल का अपव्यय आदि के कारण पीने योग्य जल की मात्रा में निरंतर कमी होती जा रही है। जल की कमी के कारण कई कारण हो सकते हैं, अतः वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करना आवश्यक है, जिससे हमारी जल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करने की प्रक्रिया को जल संग्रहण कहते हैं। जल संग्रहण की तकनीक देखिए। मकान की छतों पर एकत्रित वर्षा जल को पाइप की सहायता से जमीन में बने गड्ढों में ले जाया जाता है। यह जल धीरे धीरे मिट्टी के रिसाव से भौम जल स्तर को बढ़ाता है। सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा एकत्रित वर्षा का जल भूमि में सीधा जाना चाहिए। ऐसी व्यवस्था को चित्र 17.8 के अनुसार दर्शाया गया, यानी ये 17.8 में दर्शा रखा है ये प्रक्रिया। दोस्तों, जल का मितव्ययता से उपयोग कैसे करें, इसके लिए देखिए पहला पॉइंट देखिए, नल से व्यर्थ पानी न बहाएं, पानी के लीक होने को तुरंत ठीक कराएं, कम शक्ति वाली वॉशिंग मशीन का उपयोग करें, नाली को साफ रखें, धीमा फ्लश शौचालय या खाद शौचालय का उपयोग करें। और नेक्स्ट देखिए, ब्रश एवं शेविंग करते समय नल को बंद रखें, शॉवर में नहीं बाल्टी से नहाएं। और आपने जल एवं वायु की आवश्यकता एवं उपयोग के विषय में जानकारी प्राप्त की है। जल एवं वायु के अलावा मृदा यानी मिट्टी भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब पढ़ते हैं अपने मृदा। मृदा में देखिए, मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मृदा पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है तथा जल पोषक तत्वों की पूर्ति कर उनकी वृद्धि में सहायक है। पवन, हवा यानी जल और जलवायु की क्रियाओं से चट्टानों एवं खनिज के टूटने फूटने तथा कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बने विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से मिश्रित पदार्थ का सबसे ऊपरी भाग मृदा कहलाता है। मृदा अनेक प्रकार की परतों से बनती है, आओ जानकारी करें। इसके लिए गतिविधि है दोस्तों, आसपास के किसी खेत या बगीचे की थोड़ी मिट्टी लीजिए, उसे जल से भरे गिलास में डालिए, पानी को किसी लकड़ी से हिलाइए। अब इसे कुछ समय के लिए स्थिर रहने दीजिए। गिलास के पानी को ध्यानपूर्वक देखिए। गिलास के पानी में उनकी अलग अलग परतें दिखाई देती है। सबसे ऊपर की परत जिसमें सड़े गले पदार्थ उपस्थित होते हैं उन्हें ह्यूमस कहते हैं। दूसरी परत जल की, तीसरी मृत्तिका, चौथी परत बालू एवं अग्रिम परत बजरी की होती है। मृदा में विभिन्न प्रकार के कण पाए जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, साइड में जो चित्र बना रखा है इसी गतिविधि का है, इसको आप देखिएगा साथ साथ। मृदा के प्रकार में देखिए, कणों के आकार के आधार पर मृदा का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले बलुई मृदा। इस प्रकार की मृदा के कण बड़े हल्के, हवादार व शुष्क होते हैं। मृदा जो दूसरी नेक्स्ट है वो देखिए, मृणमय मृदा। मृणमय मृदा में देखिए, इस प्रकार की मृदा के कण सूक्ष्म कण आपस में जुड़े हुए होते हैं। कणों के मध्य वायु कम और जल अधिक अवशोषित होता है। इसके अलावा देखिए, दुमटी मृदा में देखिए, इस प्रकार की मृदा में छोटे व बड़े कणों की मात्रा समान होती है। मृदा संरक्षण देखिए, प्रकृति में तेज हवाएं एवं बहते हुए जल के द्वारा भूमि की ऊपरी उपजाऊ परत, ढीली मृदा जिसे बोलते हैं, को बहाकर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन को रोकने के लिए मृदा का संरक्षण करना अति आवश्यक है। मृदा संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। पहला देखिए, उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोकने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना चाहिए। फसल को काटते समय जड़ों को मिट्टी में रहने देना चाहिए और खेतों के चारों ओर बायो फेसिंग यानी जैविक बाड़ करनी चाहिए। अब है वर्मी कंपोस्ट। फल सब्जियों के छिलकों, मल, गोबर, पेड़ पौधों की पत्तियां, घास फूस, सड़ी गली वस्तुओं आदि अवशिष्ट में
लाल केंचुओं को मिलाया जाए जिससे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद होता है जिसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। ये वर्मी कंपोस्ट दोस्तों चित्र में दर्शा रखा है, केंचुए भी दर्शा रखे हैं। ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। ये इसका सारा दोस्तों, वीडियो को रोक के यानी पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा इसमें अपने क्या पढ़ाया हुआ है। अब इसके अभ्यास कार्य करते हैं अपने। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला देखिए, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा होता है? तो कितना होता है दोस्तों? ए देखिए 3/4, तो यही हो जाएगा। जल का कितना है? 3/4 भाग है। और सजीव श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं दोस्तों? ऑक्सीजन लेते हैं, तो हो जाएगा इसका ए ऑप्शन ही हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस। वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कौन सी गैस होती है दोस्तों? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नाइट्रोजन। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान खालिस्तान गैस ग्रहण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी यूज करते हैं दोस्तों? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यूज करते हैं। वर्षा के जल को एकत्रित कर भंडारण करने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा के जल को संग्रहित करना जल संरक्षण कहलाता है। फिर है खालिस्तान में वायु द्वारा विद्युत उत्पादन होता है, तो किन में होता है दोस्तों? पवन चक्कियों में होता है। और वृक्षारोपण द्वारा मृदा का खालिस्तान होता है, तो क्या होता है दोस्तों? इसे कहेंगे अपने वृक्षारोपण द्वारा मृदा का संरक्षण होता है। तो दोस्तों इस तरीके से अपना यह अध्याय कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपकी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।